हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो डोंगजू को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है एंड 3 साल बाद ही अब्रॉड से चाइना से वापस आया है। इसने 3 साल पहले जो एक मिस्टीरियस गर्ल से वन नाइट स्टैंड किया था, आज तक लोग उन पहले रूमर्स को लेके बातें करते ही रहते हैं। अब हमें रमे की फीमेल लीड नियान को दिखाते हैं, जिसकी की आंख डोरबेल बजने से ही खुली थी। अब दरवाजे पे इतने सारे गार्ड्स को देख के हैरानी रह जाती है कि आप लोग कौन हो। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। आते ही उसका एक क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे पता है उस दिन वो लड़की तुम ही थी, अब शराफत से सब कुछ उगल दो। वो कंफ्यूज्ड कि कौन सा बच्चा और कौन सी रात, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, आखिर को तुम हो कौन। अब तो डोंग को आ जाता है गुस्सा कि तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हो। और फिर अपने आदमियों को इसे अपने पीछे लेके आने का उसने ऑर्डर दे दिया था। अब तो वो इसे बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच अपने बने एक घर में ही लेके आ जाता है। अब एक लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करते हुए इससे पूछने लगा था कि अब बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, तुम प्रेग्नेंट थी ना। ये सुन के वो बेचारी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। बटलर फैंग भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था वगैरह वगैरह। इसे तो कुछ भी याद नहीं होता है। वो अब आके यहाँ पे डोंग को बता देता है कि इसका मतलब है कि वाकई में लेडीज सच बोल रही हैं। इवन कि हमें पता चल जाता ना कि अगर वो झूठ बोल रही होती, क्योंकि हमने लाई डिटेक्टर मशीन का जो यूज़ किया। अब तभी उसने एक साइकाइट्रिस्ट को भी बुला लिया था, वो भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। स्टिल इसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। हर तरह से वो इसे इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं, बट ना रिजल्ट तो वही का वही रहता है। अब यहाँ पे ये कहती भी है कि वो साइको कहीं का मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मैंने कहा भी है ना कि मैं उसे नहीं पहचानती हूँ। तो बटलर फैंगी से सारी बात का बताने लगते हैं कि एक्चुअली में हमारे जो बॉस है ना, उन्हें एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब जो उन्होंने फैसला कर लिया बस कर लिया। वो जानते हैं कि उस रात तुम ही लड़की थी, क्योंकि वो कभी किसी बात को भूलते नहीं हैं। तो इसलिए हो सकता है कि वो वाकई में सच हो। और वैसे भी जो वो फैसला कर ले उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। रात के वक्त फिर से इससे क्वेश्चंस करने के लिए पहुंच जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि साइको कहीं के, और वैसे भी अगर मैंने कुछ कह भी दिया तुमने कौन सा बिलीव कर लेना। ये सुन के उससे भी गुस्सा आ जाता है। कह देता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें कर दूंगा। कल ही तुम्हें जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो। ना तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया जाना है और ना ही पीने के लिए। ये भी मान जाती है कि ठीक है, मैं इसके चुंगल से तो बच के यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन जंगल में आके भटक जाती है, बहुत ज़्यादा घूमती है, इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। ऊपर से खाने पीने का सामान भी इसके पास मौजूद नहीं होता है। ये बेचारी यहाँ पे बेहोश ही हो गई थी। पहले तभी हमारा हीरो आके इसे उठा के घर ही लेके आ जाता है। अब रात के वक्त ही फिर से पिस्टल निकाल के इसे डराने धमकाने की कोशिश करने लगा था कि अब तो मुझे बता दो कि क्या सच में हमारा बच्चा है ना, और तुमने उसे कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। ये कहती है कि साइको जो पूछना पूछते रहो, मैं भी अब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। अगले दिन फिर से उसके रूम में ही उसे देख ही जा रहा होता है, तो ये उसे छुपने की कोशिश करती है और साथ ही साथ उसे काफ़ी सारी बातें भी सुना देती है। ये भी कहने लगी थी कि मुझे याद है कि तब मेरे साथ एक फ्रेंड भी थी उस पार्टी में, जिसका कि तुम जिक्र कर रहे हो कि मैंने तब तुम्हें ड्रग दी थी और इवन कि तुम्हारे साथ वन नाइट भी स्पेंड किया। और अगर मुझे वो मेरी फ्रेंड टंगजी मिल गई ना, तो वो तुम्हें साफ साफ प्रूफ दे देगी कि वाकई में मैंने किसी को भी ड्रग्स नहीं दी थी। वेल, ये भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम वाकई में यहाँ से फ्रीडम चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा होता है कि जैसे कि उस रात इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही वाकई में ये तो नियान को पसंद करने लगा था और नहीं चाहता है कि वो अब कभी भी इससे दूर जाए। वो यही कह रही होती है कि मुझे बस तुमसे फ्रीडम चाहिए। तो ये भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुमने अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दिया मेरे सामने, तो फिर मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो जाओगी। ये सब सुन के वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नियान को सिटी में ही दिखाया जाता है। वो कुछ शॉपिंग करने के लिए एक मॉल ही पहुंच आई थी और यहीं पे उसकी मुलाकात अपने क्रश चियान से हो जाती है। ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन शायद कि अब कुछ मेमोरीज चियान की जा चुकी हैं, सो वो इससे कोल्डली बात कर रहा होता है और ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बहन शिदी से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ।
ये सुनते ही वो बेचारी बहुत हर्ट फील करती है कि मैं तो इसे इतना ज़्यादा लव करती थी। खैर इसी बीच ही इससे कोई एंटीक स्टफ़ नीचे गिर जाता है और उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यह परेशान और वो स्टाफ लेडी से कहने लगी थी कि अब आपको हर हाल में यहाँ की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब तुम ये कह देते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, और वैसे भी अब तो तुम मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ बनने वाली हो। ये कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और फिर फ़ौरन से ही बटलर फ्रैंक को कॉल मिलाती है। अब इसने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया था, सो थोड़ी देर के बाद ही चियान वहाँ से चला जाता है और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। मीन के बटलर फ्रैंक के साथ साथ वो भी इधर आ जाता है और यहाँ पे घूर घूर के स्टाफ को देखने लगा था कि क्या आप लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करने की कोशिश की है। इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही बुली कर सकता हूँ, ना कि किसी और को इजाज़त है। ये कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। वेल अब यहाँ पे जो भी इसकी पेमेंट वगैरह करनी थी वो सारी की सारी हमारे हीरो ने कर दी होती है। और नेक्स्ट ही पहुंचा होता है इसके घर पे कि अब तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने ही पड़ेंगे, और वैसे भी उस शॉप में जो तुमने इतना बड़ा नुकसान किया है उसकी पेमेंट तो काफ़ी ज़्यादा थी। ये तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर देती है और ये भी कहने लगी थी कि अगर तुम मुझ पर सू करवाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं तो बिल्कुल करवा सकते हो। ये भी अपने साथ फुल इंतज़ाम के साथ ही आया होता है। अब इतने सारे लॉयर्स को देख के ये फ़ौरन से ही कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वेल यहाँ पे जैसे उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो एक कार्टूनिस्ट है और इसकी बहुत सारी ड्राइंग्स भी पड़ी हुई हैं, वो हैरान कि तुम इतना बोरिंग सा काम कैसे कर लेती हो। ये कह देती है कि तुम्हारी नज़र में ये बोरिंग होगा लेकिन मेरे लिए सब कुछ है, तुम क्या जानो, तुम तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके ही पैदा हुए थे। वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सफ़र किया है ना तो अब मज़ीद सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और इवन के इसके काफ़ी क्लोज भी आ गया था। नेक्स्ट ही वो इसे लेके घर पहुंच जाता है, जो कि अब जंगल के बीचों बीच नहीं था बल्कि सिटी में ही होता है। और रात को जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तो ये इसे मना करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मत खाओ, वो भी अच्छी नहीं है, वो भी मत खाओ। ये तंग आके अपने लिए नूडल्स बना के लाती है और वो भी इसे ले लेता है कि एक दफ़ा मैं तो टेस्ट करूँ कैसे है। और वो तो वाकई में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और ये देखते हुए यहाँ पे नियान भी खुश हो रही होती है कि वैसे आज तक मेरी कुकिंग की किसी ने इतनी तारीफ़ नहीं की है जितनी कि ये कर रहा है। रात को ही इसे इसकी मम्मी की कॉल आ जाती है कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना, तो इसलिए वो चाहती है कि तुम भी ज़रूर उस शादी में आओ। ये कह देती है कि ठीक है मैं आने की कोशिश करूँगी। और इनकी बातें हमारा हीरो भी खड़ा सुन ही रहा था। एक्चुअली में वो भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है ना, तो उसे भी इसकी बहन की शादी में आने का इन्विटेशन कार्ड मिला हुआ था। सो इसने भी जाने का डिसाइड कर लिया था। इसे अगले दिन सिंपल सी ड्रेस पहने देख के कहता है कि नहीं तुम तो ये वेडिंग में बिल्कुल नहीं पहन के जाओगी। और फ़ौरन ही बटलर फ्रैंक से कह देता है कि जाओ इसके लिए काफ़ी अच्छी सी ड्रेस प्रिपेयर कर दो। वेल नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वाकई में वो ड्रेस पहन के ये काफ़ी प्रीटी लग रही होती है और फाइनली शिदी के पास आ गई थी। वो तो इसे देख के इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती है। बहुत पहले ही चियान को ये पसंद करती थी, इवन के चियान भी इसे पसंद करता था, लेकिन जब से उसकी मेमोरी गई थी वो तो इवन के शिदी को ही लाइक करने लग गया। और इन दोनों ने अब शादी करने का भी डिसाइड कर लिया, इसलिए इसे साफ साफ वार्न कर देती है कि आइंदा के बाद तुम ना चियान से दूर ही रहना, उसके करीब भटकने का सोचना भी मत, और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही अब इमोशनल होकर चली जाती है कि मेरा अब उससे बात करने का क्या मकसद बनता है। अब इस शादी में तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। सारे रिपोर्टर्स ने तो उसे घेर ही लिया था, लेकिन उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्यूट सी हीरोइन पे ही जमी होती हैं। ये तो बस उसे देख के छुपने की ही कोशिश करने लगती है कि फिर से मुझसे पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछने लगेगा। वेल ऐसे ही रैंडम से रूम में घुस जाती है और वहाँ पे तो चियान तैयार हो रहा था। ये जैसे ही अब नियान का पूछने के लिए आता है तो वो कह देता है कि नहीं यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, और इवन के डोर भी बंद कर दिया था। इधर ही वो नोट करती है कि जैसे कि चियान काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा। वो कहती है कि अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। ये भी कह देता है कि नहीं तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। वेल ये भी फिर वहाँ से चली ही गई थी। नेक्स्ट ही डोंगजू इस कपल को बेस्ट विशेस देने के लिए आ गया था और सीधा ही इसके बाद नियान के पास पहुँचता है। उसकी बातों से इसे मालूम हो जाता है कि एक्चुअली में हो ना हो ये किसी ज़माने में चियान को पसंद करती थी। उसे ये भी बताने लगती है कि मैं शी फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर हूँ। शिदी का ही हमेशा वो ख्याल रखते आए हैं, कभी भी उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी ही नहीं है। ये सब बताते वक्त वो थोड़ी सी सैड भी हो जाती है और ये देखते हुए उसे कहता है कि अब फ्यूचर को लेकर तुम्हें मज़ीद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं ही तुम्हारा फुल ख्याल रखूँगा। ये सुन के वो भी खुश हो जाती है। रात को ऐसे ही बीच पे जैसे सो रही होती है कि तभी अचानक ऊपर से बटलर फ्रैंक
आके बताते हैं कि ग्रूम तो पता नहीं कहीं गायब हो गया, सारे लोग उसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं। ये भी उनमें शामिल हो जाती है। अब इसे उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देख के हमारा हीरो तो फिर वहाँ पे रुक ही गया था कि मैं अब इसे क्या ही कहूँ, लगता है कि ये मुझे इतना पसंद नहीं करती है। अनकॉन्शियस हालत में फाइनली चैन तो इसे मिल ही गया था। ये उसके पास जैसे ही आके बैठती है तभी अचानक ऊपर से बाकी सब लोगों की एंट्री हो जाती है। डैड तो न्यान पर गुस्सा ही करने लग गया था कि तुम ही हो ना इस सब के पीछे का रीज़न, कि इन दोनों की शादी को कैंसिल करने के पीछे ही तुली हुई हो। ये उन सब के जाने के बाद जैसे ही बैठी हुई होती है उदासी, तभी बटलर फेंग आ जाते हैं कि बॉस तो अपनी कंपनी में वापस चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही पीछे छोड़ दिया था कि मैं आपका ख्याल रखूं। या मुझे कह रही होती है कि हमेशा ही सारे लोग यही समझते आए हैं कि जैसे कि चियान और शीदी के बीच में मैं आई हूँ, बट नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं है। यहीं पे बटलर फेंग को अब पूरी स्टोरी का बताने लगी थी कि मेरे अडॉप्टिव डैड चियान की फैमिली में एज अ ड्राइवर काम करते थे, और तब तो चियान ब्लाइंड भी हुआ करता था, कोई भी उसे तवज्जो नहीं देता था, सारे पास इग्नोर ही किए जाते। और फिर एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ गई, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, और इवन कि मैं तो उसे अपने घर पे ही लेके आया करती थी। तब तो शीदी और मॉम तो उसे काफ़ी बुरी नज़रों से देखते थे, लेकिन मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती, इवन कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। और फिर एक दिन ऐसे ही चियान फैमिली को ख्याल आ गया कि वाकई में हमें चियान का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी उनके जो बड़ा बेटा था उसने अपनी ही कंपनी को संभालने से इनकार कर दिया था, सो इसलिए मजबूरी में उन्हें चियान को ही फिर वापस लेना पड़ा, और उन्होंने उसकी आई सर्जरी करवाई। जब उसकी आई सर्जरी हो गई उसकी आइज़ भी वापस आ गई, लेकिन वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज भूल गया था। उसके बाद ही जैसे उसने शीदी को देखा तो वो उसे पसंद करने लगा, और देखोगे वो अब दोनों साथ में हैं। और मुझे लोग समझते हैं कि जैसे कि मैं थर्ड पर्सन हूँ और खामखा में उनके बीच आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी। मैंने तो अब उससे मिलना भी छोड़ दिया। ये सारी बातें बताने के बाद ही थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। पहले यहाँ पे बटलर फेंग कहने लगे थे कि चलो कोई बात नहीं है, अब वो इसे अपने साथ ही घर चलने को बोलने लगते हैं, और साथ ही ये भी कहने लगे थे कि आज ही बॉस ने कहा था कि तुम नहीं जाके उसके लिए डिनर बनाना, क्योंकि आपका हाथ का बना खाना उन्हें काफ़ी पसंद आता है। ये भी उसके लिए खाना बना के लेके आती है, जिससे कि वो बड़े ही शौक से यहाँ पे खाने लग गया था, और उसे इतने प्यार से खाते हुए देख के ये भी स्माइल करती है। अचानक इसे बॉस का मैसेज मिलता है जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने अभी तक कॉमिक पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी से करो। मैं ये भी अब फिर इसे ही अपनी इंस्पायरेशन बना के यहाँ पे इसकी कोई ड्राइंग वगैरह करती है, और वो वाकई में अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती जो एक कार्टूनिस्ट है। वेल, इसे तो यकीन था कि एक ना एक दिन ज़रूर मेरी ये कॉमिक सक्सेसफुल हो जाएगी और मैं भी काफ़ी रिच हो जाऊँगी। इसके बाद जैसे ही ये उसे अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ से लेके जाने लगता है, तो रास्ते में ये कह देती है कि मुझे अभी तक टैंगजी नहीं मिली है, मैंने बहुत तलाश किया, सो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर से बच्चे को लेकर इन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। इसके बाद ही वो तो इसे रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है, और इसने अपनी हेल्प करने के लिए एक फ्रेंड को बुलवा लिया था, और उसके साथ उसका पति भी मौजूद होता है। अब फिर अपने हस्बैंड और इसे यहीं पे छोड़ के जाती है कि मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके आती हूँ, और इन दोनों को साथ में देख के हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, इस बेचारे की भी दुर्गत बना देता है। वो समझ रहा था कि शायद इस वक्त नियान इससे मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन अब तो उसे खैर सारी सच्चाई का मालूम हो जाता है। ये बेचारी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है कि ऐसे ही खामखा में उस बेचारे को इसने मार दिया था। और यहीं पे अचानक इसकी मुलाकात चियान से हो जाती है, जो कि अपना ट्रीटमेंट अब करवाने के लिए मान ही गया था, और फाइनली उसकी थोड़ी बहुत मेमोरीज वापस आना स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन अभी इस बारे में वो नियान को नहीं बताता है। और तभी अचानक इसकी मुलाकात हमारे हीरो से हो जाती है। वो तो बस यही कहने लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और आइंदा मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखूं भी मत। और ये कहते हुए वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी बटलर फेंग भी इसके पीछे पीछे आता है। ये कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस नियान का ही ख्याल रखो। नेक्स्ट अब हमें इसके फेस पे कोई इविल सी स्माइल दिखाई जाती है। इसने एक शरारत करने का सोच लिया था। जब से इसे मालूम हुआ था कि नियान को अंधेरे से डर लगता है, जानबूझ के ही अपने घर की लाइट्स को ऑफ करवा देता है। ये डर के मारे चियान को कॉल करती है। अभी तक ये डोंग ने हामी नहीं भरी थी कि मैं टंगजी को तुम्हें ढूंढने में हेल्प कर दूंगा, सो इसलिए अब अपनी हेल्प करने के लिए चियान को कहती है। वो भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में बता दूंगा। अब जैसे
यहाँ पे बैठी होती है कि तभी अचानक ही ऊपर से डोंग की भी एंट्री हो जाती है। वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो ये नाराज़ होकर जाने लगी थी कि मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट्स ऑफ किसी और नहीं बल्कि तुमने ही करवाई हैं, क्योंकि बाकी सारे घरों में लाइट्स थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में ही नहीं थी। वो तो यही कहने लगा था कि अब मैंने कल किसी पार्टी में जाना है तो तुम रेडी रहना, मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये भी कह देती है कि ठीक है, अब मजबूरी में तो इसे जाना ही पड़ना था। अगले दिन ही जियानी से कॉल करते हैं कि मुझे टंगजी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एंड देन ये भी कहने लगा था कि अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाना, हम दोनों वहीं पे मिलेंगे। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वाकई में उधर आ चुकी होती है और यहाँ पे उसे टंगजी की फाइलें दिखाने लगा था कि वो अब एक किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ डेट कर रही है और इवन के काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत भी है। जहाँ पे भी उसे पैसा वगैरह मिलता है तो वो बस उसी के पीछे पीछे ही भागना स्टार्ट कर देती है। खैर अभी भी उसे ये नहीं बताता है कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और मैं तुम्हें अभी भी उतना ही लाइक करता हूँ जितना कि पहले करता था। आज घर पे ही हमारा हीरो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस लेके आया होता है कि तुम यही पहन के मेरे साथ पार्टी में जाओगी, और जैसे ही वो पहन के आती है तो काफ़ी प्रीटी भी लग रही होती है कि ये उससे नज़रें हटा ही नहीं पाता और फिर फ़ौरन से उसे अपनी लव बाइट ही देने लगा था कि ताकि पार्टी में सारे लोग ये समझें कि पहले से ही ये कमिटेड है और इवन के इसके क्लोज आने की कोशिश भी मत करें। ये तो उसकी सारी चाल समझ जाती है। पार्टी में आने के बाद दोनों साथ में मिलकर डांस भी करते हैं। तभी अचानक ही इसकी नज़र टंगजी पे पड़ जाती है। टंगजी भी इसके पास आके क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देती है कि ओह तो तुम यहाँ पे किसी की मिस्ट्रेस बन के आई हो, वरना कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम इस पार्टी में आ सको। अब ये सारी बातें तो हमारा हीरो भी बैठा सुन रहा हो तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कोई उसकी वुमेन को बुली करने की कोशिश कर। बस फिर क्या था, फ़ौरन से यहाँ पे आ जाता है। अब चूँकि वो एनी ग्रुप का प्रेसिडेंट था, अब जैसे ही टंगजी का बॉयफ्रेंड ये देखता है कि कैसे वो अब डोंगजू की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रही थी तो उनके सामने उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की कौन है। मैं अब उससे पूछने लगी थी कि मुझे सच सच बताओ कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वो कह देती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। खैर मुझे इतना मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ वेट्रेस बन के उस पार्टी में गई थी, फिर मैंने तुम्हें एक वाइन का गिलास पकड़ाया था और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। मुझे तो कुछ आगे का पता है ही नहीं। अब यहाँ पे हमारा हीरो इसका हाथ पकड़ के आ जाता है कि इसका मतलब है कि वाकई में उस रात तुमने ही मुझे वाइन दी थी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए थे। तुम्हें ये सब कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है? वो तो बस दिन ब दिन ही इसे लेके पोजेसिव ही बनता जा रहा था। वो चाहता था कि ये बस अब मेरी गर्लफ्रेंड बन के ही रहे और इवन के कोई भी इसे टच करने की हिम्मत भी ना करे। वेल यहाँ पे उसे अपने लव की कन्फेशन भी कर देता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगा हूँ। अगले दिन इसने अपने हाथों से ही इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। अब ये कुछ बनाती और हमारे हीरो को पसंद ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था भला। वेल यहाँ पे इससे कोई बात करने ही वाला होता है कि अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है जो कि यही कह रही थी कि आज तुमने हर हाल में मुझसे मिलने के लिए आना, मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब हमारा हीरो इसे ड्रॉप करने के लिए आता है। मम्मी तो इसे देखते ही भड़क जाती हैं और इवन के कोई डॉक्यूमेंट्स इसके सामने रख देती हैं कि डैड ने जब से तुम्हें उस वक्त जान के साथ देखा था ना, तब से इन्होंने फैसला कर लिया है कि तुम हमारी फैमिली से क्विट कर दो तो यही बेहतर हो जाएगा। सो इसलिए आइंदा के बाद हमसे कोई भी कनेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मीन के उसके शौहर पे डोरे डालने की कोशिश करती हो। ये इमोशनल हो जाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब तभी ऊपर से डोंग की भी एंट्री हो चुकी थी। वेल इसने तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए थे और जैसे ही वहाँ से जाती है तो तभी ही डोंग जो इसकी मम्मी को समझाने लग जाता है कि देखिए अब आइंदा के बाद अगर मैंने आपको इसे परेशान करते हुए देखा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अब पछता रही होती है कि क्या ये एनी ग्रुप के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। ओ नो, पता नहीं है अब हमारे साथ क्या कर देंगे, क्योंकि उनकी कंपनी इनकी कंपनी के अंडर ही जो काम क्या करती है। ये तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे लेके आ गया था। यही कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली कोई नहीं बनना चाहता है तो कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। और इसके साथ ही मिलकर यहाँ पे इसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और यहीं पे ही हमें चियान को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली में इस पेंटिंग का इंतज़ाम तो उसने खुद ही कर रखा था कि मुझे पता है कि आज ज़रूर उसकी फैमिली उससे अपना रिश्ता तोड़ देगी तो नियान अपसेट होगी, तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए मैं उसे यहाँ पर लेके आऊँगा। लेकिन बेचारा इन दोनों को साथ में देख के अपसेट होकर ही रह जाता है कि इसका मतलब है कि अब नियान की लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं रही है। रात को जैसे ही डिनर करने के लिए आ
जाते हैं, ये फ़ौरन से ही एक डायमंड रिंग उसे दिखाने लगा था, जिसे कि इसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो भी फेंक देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। जैसे ही वहाँ से जाता है तो फ़ौरन से ही पीछे से इसने वो वाली रिंग उठा ही ली थी। अगले दिन जैसे ही अब एक रेस्टोरेंट में आती है तो इसकी अचानक की नज़र शीदी और टंगजी पे पड़ गई थी। दोनों किसी इंसिडेंट को लेके बात ही कर रही होती हैं। अब इनकी बातों से इसे इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि ज़रूर उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे शीदी का भी हाथ है, लेकिन वो कैसे मालूम करूँ। और बस फिर क्या था, फ़ौरन से ही डोंग के पास पहुँचती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे ये मालूम करवाना है कि शीदी और टंगजी का आखिर को आपस में क्या कनेक्शन है। वो खुश होता है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें भी किसी मामले में मेरी ज़रूरत पड़ी। वो अब यहाँ पे इसे एक डिवाइस देता है कि अगर तुमने ये शीदी के फ़ोन में कनेक्ट कर दी कुछ सेकंड्स के लिए तो उस तरह से हम उसका फ़ोन हैक कर सकते हैं। सो उसके मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी या जिससे भी वो फ़ोन पे बात करती होगी तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। या अब एक बहाने से शीदी से मिलती है, उसके घर पे भी आ जाती है और यहीं पे इसकी मुलाकात चियान से भी हो गई थी। अब जैसे उसके फ़ोन में ये डिवाइस कनेक्ट कर रही होती है, ये सारा कुछ तो चियान ने देख लिया था, लेकिन वो फिर भी शीदी को नहीं बताता है कि अगर इस तरह से मैं नियान की कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। वो तो सीधा अब घर पे ही आ जाती है और जैसे ही लैपटॉप में ये कनेक्ट करती है तो वाकई में यहाँ पे इन्होंने उसके फ़ोन को हैक कर ही लिया था। वो अब इसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और ये भी कहने लगा था कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मीन के मुझे अपने फ्रीडम का एक हफ़्ता तो मिल चुका है। अब ये फिर शीदी के मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सुन रही होती है। अब यहाँ पे इसे इतना भी मालूम हो जाता है कि एक्चुअली में शीदी तो शान के बच्चे की माँ बनने वाली ही नहीं है, जस्ट प्रीटेंड कर रही है ताकि वो उसके दिल में जगह बना सके। अब यहाँ पे इनकी बातों से उसे इतना भी पता चलता है कि कल के दिन ही शीदी टंगजी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जा रही है। ये भी फिर चुपके चुपके से वहाँ पे पहुँच जाती है। वो लोग तो फुल केयर करते हैं कि यहाँ पे हमारी बातें कोई सुन ना ले, और अचानक ही इसकी नज़र चियान पे पड़ जाती है। मीन के उसने भी शीदी पे नज़र रखी हुई थी और यहाँ पे किसी न किसी तरह से इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस उनके रूम में भिजवा दी थी। ये दोनों चुपके चुपके से अब उनकी बातें ही सुनना स्टार्ट कर देते हैं। अब टैंगजी तो इसे ब्लैकमेल ही कर रही थी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको तुम्हारी असलियत का बता दूंगी कि तुमने उस रात क्या किया था, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बोलती हैं। ये स्टिल कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि आखिर को वो क्या बात हो सकती है। यहाँ पे उसे ये भी बताने लगा था कि मुझे मालूम हो चुका है कि शीदी मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है, उसने मुझसे शादी करने के लिए वो सब झूठ बोला था, लेकिन मैं उसे इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। इधर जैसे अचानक ही इसे डोंग की कॉल आती है तो पूछता है कि तुम कहाँ पे थी, और इवन कि तुमने मुझे अभी तक कॉल भी नहीं की थी, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी कि नहीं। ये कह देते हैं कि हाँ बस मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी आ गई। फिर से इसने अपनी बहन की रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट कर दी थी। आज के दिन इसे इतना मालूम होता है कि शीदी और चियान के बीच अब रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा है, इवन के उसने तो इसे डिवोर्स देने का भी सोच लिया। और फिर अचानक ही यहाँ पे चियान को कॉल कर देती है और इवन के उससे मिलने के लिए भी कहने लगी थी। इसे मालूम हो गया था कि उसकी सारी की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, और वो तो ये नहीं भूला है कि इसने आखिर को तब इसके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। इवन के फिर इसकी आइज़ भी ठीक होगी। वो दोनों ने मिलने का डिसाइड किया था। अब जैसे मिलने के लिए आते हैं तो वो इसे कह देते हैं कि क्या तुम अब मेरी फैमिली मेम्बर बनना पसंद करोगी। इवन के उसे हक भी कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे कोई ये रिस्पॉन्स नहीं देती है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डोंगजू ही चल रहा था। वो इसके सामने एक फाइल रखता है कि मुझे मालूम हो चुका है कि उस दिन टंगजी ने ही डोंगजू के साथ 1 नाइट स्पेंड किया था, और इवन कि उनका एक बेबी भी है। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में। नेक्स्ट डे वो टंगजी से मिलने के लिए आती है। वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और ये भी कह रही होती है कि मैं तो डोंगजू से बहुत ज़्यादा डरती हूँ ना, तो इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई कि उसे मैं बता पाऊँ कि उस रात वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं थी। और इवन कि अपना बेटा भी दिखाने लगती है कि देखो ये है हमारी उस रात की निशानी। ये भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है कि हाँ हो सकता है कि वाकई में ऐसा होगा। अब जैसे ही हमारा हीरो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वापस आता है तो ये उसे टैंगजी से मिलवाती है कि यही वो लड़की थी और ये वाला लड़का तुम्हारा ही बच्चा है। ये सुनने के बाद ही वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है कि क्या सच में ऐसी बात है, या फिर मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम फिर तो कोई नहीं झूठ बोल रही हो। उसने इनका DNA टेस्ट करवाने का डिसाइड कर लिया था।
ये फ़ौरन से ही अब पाँव पकड़ लेती है नियान के कि मैं झूठ बोल रही थी कि ये बच्चा वाकई में डोंगजू का नहीं है, प्लीज़ कुछ करके अब फिर उसे रोकने की कोशिश करो। अगर उसे मालूम हो गया ना कि मैंने झूठ बोला था तो डोंगजू ने पता नहीं हमारा क्या हाल कर देना है, वो तो फिर मुझे जेल ही पहुंचा देगा। मैं अपने बेटे की केयर कैसे कर पाऊंगी। और वैसे भी ये सारा नाटक करने के लिए मुझे चियान ने ही बोला था। ये चियान को कॉल करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कह देता है कि हाँ अभी फ़ोन पे बात नहीं हो सकती है, तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो तभी मैं तुम्हें बता दूंगा। इसे फाइनली डीएनए की रिपोर्ट से मालूम हो जाता है कि एक्चुअली में वो वाला बेबी तो इसका है ही नहीं, टेंगजी झूठ बोल रही थी। ये फ़ौरन से ही अब चियान से मिलने के लिए आ जाती है। उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क भी गई थी कि हाँ अब बताओ कि तुमने टंगजी को इतना सब कुछ बोलने के लिए क्यों कहा था। ये कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर वक्त ही डोंगजू काफ़ी परेशान करता रहता है, तो मुझे बस एक आइडिया आ गया तो कि इस तरह से वो तुम्हारी जान छोड़ देगा और तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी। क्या तुम अब मेरी लाइफ में इसलिए नहीं आना चाहती हो क्योंकि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। इतने में तभी डोंगजू की एंट्री हो जाती है और इन दोनों को साथ में देख के उसने तो चियान की पिटाई लगाना स्टार्ट कर दी थी। ये उसे मना करती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ, बट डोंगजू को ऐसे तो मत मारो। लेकिन उसके साथ जाने से ही पहले ही वापस लौट के इसके पास आ जाती है कि इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इस वक्त चियान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये भी जानती थी कि ये कितना ज़्यादा खड़ूस है ना कि इसे किसी पे रहम भी नहीं आता। पता नहीं आखिर को टंगजी और उसके बच्चे के साथ इसने क्या किया होगा। फ़ौरन से ही उसकी जो रिंग इसने दी थी वो पहनी हुई यहाँ पे उतार के फेंक देती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ये बेहोश हो जाती है तो ये मन में यही सोचने लगता है कि काश तुम मुझसे इतना ही ज़्यादा लव करती जितना कि चियान की इस वक्त केयर कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बटलर फैमिली से सारी बात का बता रहे होते हैं कि उस वक्त बॉस ने टंगजी और उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और इवन के वो जो चियान था उसे भी हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवा दिया था। अब जैसे ही हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए आती है तभी शीदी की एंट्री हो जाती है और इन दोनों को साथ में देख के ये तो फिर वहाँ से चली ही गई थी। रिपोर्टर्स को बुलवा के इसने तो अब मज़ीद कंफर्म कर दिया था कि शीदी और मैं हम दोनों ही डिवोर्स ले रहे हैं। इस बात से शीदी तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉम ने अब नियान को मिलने के लिए बुलाया था और उससे बातों ही बातों में ये भी पूछ रही होती हैं कि आखिर को तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ही चियान उससे डिवोर्स ले रहा है। तुम तो हो ही खड़ूस कहीं की। और कॉफ़ी में कोई दवा वगैरह मिला कर उसे पिला देती है जिसके बाद ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर डोंगजू के गार्ड्स फिर रहे थे और वो ही इसे लेकर घर पे पहुँच जाते हैं। ये बहुत हॉट फील कर रही होती है और जैसे घर पे आती है तो फ़ौरन से यहाँ पे अब हमारे हीरो को चिपक ही गई थी। वो भी कहता है कि ठीक है अगर तुम बाद में पछताओगी नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। आज दोनों ही यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो तभी ये देख के एकदम सरप्राइज़ के इसे ड्रिंक देने की वजह से इसकी मॉम और इसकी बहन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर अब जैसे इसे मालूम होता है कि चियान हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज हो चुका है तो उससे मिलने के लिए आ गई थी। लेकिन यहाँ पे ये भी कंफर्म कर देती है कि वो जस्ट इसकी फैमिली का ही एक मेंबर है। इवन के अब उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जैसे कि पहले वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। शीदी की फैमिली अब भोली भाली सी बन के रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देने के लिए आ चुकी थी। ये दोनों यही कह रही होती है कि बहुत पहले से ही चियान और मैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते आए हैं और वैसे भी नियान को तो मॉम ने इसलिए ड्रिंक दी थी ताकि वो उसे अपने घर पे लेके जाकर ये समझा सकें कि वो मेरे और चियान के बीच मत आए। और देखो लोग क्या गलत समझ रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है और ये सारी न्यूज़ तो अब जाहिर सी बात है लोग देख के यही सोच रहे होते हैं कि शायद कि नियान ही गलत है। वही इन बेचारों के कपल के बीच आके उनका रिश्ता तुड़वाना चाहती है और लोगों ने तो इवन कि उसे अपने घेरे में ही ले लिया था। एक आंटी ने तो उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर लिया होता है और बस फिर क्या था यहीं पे मौजूद सारे लोग इस पे अब ताने मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इस न्यूज़ के बारे में हमारा हीरो देखता है वो फ़ौरन से ही इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। इससे बात करने की कोशिश करता है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो अभी से उठा के घर ही लेके आ गया था। यहाँ पे भी पूछ रहा होता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ, तुम बोलती क्यों नहीं हो, लेकिन ना कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये अभी भी सदमे में होती है कि लोग आखिर को मुझे थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं, हालांकि मैं हूँ ही नहीं। इसने अब इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर्स की टीम ही बुलवा ली होती है। डॉक्टर्स ने जो इसका ट्रीटमेंट करने का सोचा था वो अब इसके सामने एक ही कंडीशन रखते हैं, हमारे सामने उस पर्सन को ज़रूर लाओ जिसपे कि नियान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। ये तो अब दिल में यही सोचने लगा था कि शायद वो पर्सन मैं
तो नहीं होगा। आज ही उसका ख्याल रखते रखते वो यहीं पे ही सो जाता है और अगले दिन जैसे नियान की आँख खुलती है तो वो इसे अपने पास देख के काफ़ी रिलीफ फील करने लगी थी। वो जिस तरह से इसका ख्याल रख रहा होता है और इवन के इसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है और फिर बाद में इसे किस करके इसका रिएक्शन भी देखना चाहता था, बट नो, वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। वो कहता है कि इसका मतलब वाकई में तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो कि मुझे कुछ भी बता नहीं रही हो। तो फ़ौरन से उसे लेके पहुंच जाता है चियान के घर के बाहर कि ठीक है, तुम यहाँ पे उसके पास रह लो, हो सकता है कि तुम बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे उसे छोड़ के घर पे आता है तो वहाँ पे सामने ही इसकी नज़र अब नियान पे पड़ गई थी और वाकई में वो सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही ट्रस्ट करने लगी थी, ना कि चियान पे। अब डॉक्टर्स तो यही कह रहे होते हैं कि हमने हर हाल में नियान को हिप्नोटाइज़ करना है और वहीं पे जिस पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो बंदा जाके उसकी हेल्प करेगा। ये मान जाती है कि ठीक है, मैं हिप्नोटाइज़ होने के लिए तैयार हूँ। सो फाइनली वो अपना ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे ही उस वक्त इस मुश्किल घड़ी में यही उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। अब वो काफ़ी रिलीफ फील करती है, बोलना तो स्टार्ट कर देती है, लेकिन अभी बटलर फैंग से कहने लगी थी कि इसके बारे में आपने फ़िलहाल डोंग को नहीं बताना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही इसे चियान की कॉल आती है वो तो यही कहने लगा था कि तुम मेरे पास आके रह सकती हो, अब वैसे भी तुमने तो उसे छुटकारा ही हासिल पाना था। कहती है कि नहीं नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डोंग के साथ ही रहूँगी। और ये सारी बातें तो डोंग ने सुन ली थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसका मतलब है कि ये अब कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है और ये मुझ पर ही ट्रस्ट करती है और इवन कहीं मेरे साथ रहने के लिए भी मान गई है। वो तो खुशी के मारे इसे हक भी कर लेता है। ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं तुम्हारी अब से गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के डोंगजू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अगले ही दिन जाके अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट सबके सामने कर देता है। अब उसे कोई डर नहीं था कि जो कहता है कहता रहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ये सो रही होती है तो अचानक ही इसके फ़ोन पे वो चियान का मैसेज पड़ता है जो कि कहीं फ्रांस जा रहा था और यही लिखा हुआ था कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे आना चाहती हो तो आ सकती हो। लेकिन ये तो उसका मैसेज ही डिलीट कर देता है जिसकी वजह से कि वो देख ही नहीं पाई थी। वेल यहाँ पे फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे इसे लेके आ गया था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे अरेंज करवा दिया था और दोनों ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जैसे ही खुशी खुशी घर पहुँचते हैं तो यहीं पे वो न्यूज़ में ये सुनती है कि जो प्लेन फ्रांस जा रहा था वो क्रैश हो चुका है और ये सुन के थोड़ी सी अपसेट, क्योंकि इसे ऑलरेडी ही पता था कि फ्रांस तो चियान जाने वाला था, तो कहीं उसकी इसी प्लेन में डेथ तो नहीं हो गई है। अब अगले ही दिन अचानक इन्हें खबर मिलती है कि यहाँ पे डोंगजू की मॉम की एंट्री हो चुकी है और वाकई में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी होती हैं। इन्हें देख के तो डोंगजू के फेस की खुद हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। उन्हें जैसे ही पता चला था कि मेरा बेटा रिलेशनशिप में है और बस वो फिर इसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आ ही चुकी थी। पर यहाँ पे ये उसे आके थोड़ा बहुत नर्वस दे के तसल्ली देने लगता है कि डोंट वरी मॉम, चाहे जो भी रिएक्ट करेंगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा। इधर मॉम ने इसे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया था कि ना तो तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है, ना कुछ, पता नहीं कैसे मेरे बेटे की लाइफ में एंटर कर चुकी हो वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ इसके सामने कुछ लड़कियों की लिस्ट ही रखती है कि तुम खुद ही डिसाइड करो कि आखिर को किसे मुझे अपने बेटे के लिए चूज़ करना चाहिए। ये कहती है कि मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आपका बेटा मुझे पसंद करता है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। ये सब कुछ देख के ना यहाँ पे अब मॉम को गुस्सा आ जाता है कि क्या वाकई में मेरा बेटा इसके प्यार में पागल हो चुका है। मॉम से मिलने के बाद ये काफ़ी अपसेट लग रही होती है कि क्या सच में वो नहीं चाहती हैं कि मैं उनकी बहू बनूं। और इसका मूड फ्रेश करने के लिए हमारा हीरो आ गया था, इवन कि इसे लेके बाहरी आउटिंग पे आ जाता है और फिर वाकई में इसने उसका मूड काफ़ी हद तक अच्छा कर दिया था और वो भी इधर उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट डे मॉम ने नियान को कुछ स्टडी वगैरह करने का कह दिया था। यही सोच रही होती है ना कि अगर तुम हमारी फैमिली में एंटर होना चाहती हो तो तुम्हें कुछ आदाब वगैरह भी आनी ही चाहिए। ये तो यहाँ पे बेहोश ही हो जाती है स्टडी करते करते और फिर इसे टीज करने के लिए डोंगजू ही आ गया था कि तुम कैसी लड़की हो। खैर इसके बाद ही सीधा उसे लेके आउटिंग पे ही जाने लगता है और मॉम ने इवन के कहा था कि डोंगजू मेरी बात सुनना, लेकिन वो तो इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और इस बात पे तो इनका अब और ही गुस्से
के मारे बुरा हाल हो जाता है कि आखिर को मेरा बेटा उस लड़की की वजह से मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। ये तो चाहता था कि नियान तुम मेरे साथ कंपनी ही चलो, लेकिन ये मना कर देती है कि मैं अब इस हुलिये में तुम्हारी कंपनी में कैसे आ सकती हूँ। ये तो उसे जाने के लिए कह देती है कि मैं बस थोड़ी देर में घर वापस चली जाऊंगी। और यहीं पे इसकी आंख लग गई थी। अचानक ही जैसे इसकी नींद खुलती है ना, तो यहीं पे उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। ये समझ रही थी कि जैसे कि हो ना हो यहाँ पे चियान खड़ा है। कंपनी में इसे तो बड़ी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं नियान घर भी गई थी कि नहीं, मुझे उसका पता करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और इधर उसी स्ट्रेंजर पर्सन ने तो नियान को किडनैप कर लिया था। जितने तक ये उस जगह पे नियान को देखने के लिए आता है तो बस इसे उसका फ़ोन ही मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि पता नहीं नियान कहाँ पे जा सकती है। इधर नियान की जैसे ही आँख खुलती है तो सामने से इसकी नज़र शीदी पे पड़ती है, जो कि इस पर बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी कि तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मेरी फैमिली डिस्ट्रक्ट होकर रह चुकी है, इवन कि तुमने चांद को भी मुझसे दूर कर दिया। खैर उसकी इतनी ज़्यादा तो पावर नहीं थी कि वो इतने गुंडों का अरेंज करती और इसे किडनैप करती। सबके पीछे डोंगजू की मॉम का भी हाथ होता है। वो जानती थी कि शीदी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा हेट करती है और बस उसी का ही यूज़ करके उन्होंने इसे किडनैप करवा लिया। और तभी यहाँ पे बहुत सारे आदमियों को भी बुलवा लेते हैं और इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि नियान फाइनली डोंगजू को मिल गई थी। वो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इवन के ये उसे ये भी तसल्ली देने लगती है कि देखो उन गुंडों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, सो गलत मत समझना। वो भी विश्वास कर लेता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम पे यकीन है। यहाँ पे तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे इसे पता चला था कि नियान को किडनैप करने के पीछे मॉम का हाथ है, तो ये इन पे बहुत ज़्यादा भड़क गया था। खैर उन पे तो इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। वो जैसे ही नियान को देखती हैं तो कहने लगी थी कि मैंने तो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के दिल में शक का बीज बो दिया, देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करता है। और बस इसी खुशी के साथ ही वहाँ से चली ही गई थी। जैसा कि मॉम ने कहा था, ये उन सारी बातों को सोच के थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है, लेकिन जिस तरह से वो इसका ख्याल रखने लगा था, अब इसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा लव करता है। तो हो सकता है कि उसके दिल में कभी भी शक का बीज पैदा ही ना हो। आज ही नियान को मालूम होता है कि वो प्रेग्नेंट है। काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और इस गुड न्यूज़ के बारे में रात को वो डोंगजू को भी बताने लगी थी, लेकिन वो आगे से खुश नहीं होता है बल्कि बहुत ही कोल्ड सा रिएक्शन देता है। वो समझ रहा था कि उस दिन जो वाक़या हुआ था, हो सकता है कि उसके बाद ही ये प्रेग्नेंट हुई हो, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। वो तो इसे अबॉर्शन करवाने को ही कहने लगा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा ना, तो हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। बट ये मना कर देती है कि ठीक है, अगर तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि ये हमारा बच्चा है कि नहीं है, तो क्यों ना DNA टेस्ट करवा लें। वो भी फिर मान जाता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच अच्छा खासा झगड़ा हो चुका था। रात को ड्रंक हालत में घर वापस आता है। यहाँ पे इसे कहने लगा था कि अब चाहे ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर ही इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। अभी भी ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो वो कह देती है कि मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएं। इस तरह से अपना पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से छुटकारा हासिल कर पाओगे और हम खुशी खुशी अपने बच्चे को पालेंगे। अब उसके बार बार कहने पे फाइनली ये भी मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अब तभी ही इसकी डॉक्टर मुन्ना की एंट्री हो जाती है, जिसके देख के नियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी कि ये तो उन गर्ल्स की लिस्ट में शामिल थी जो कि मॉम ने इसे दिखाई थी। इसे लग रहा होता है कि कहीं इसका ये इरादा तो नहीं है कि वो मुझसे इसे छीन लेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कोल्डली सा उससे बिहेव कर रहा होता है, इवन कि उससे ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, तो अब नियान को बिलीव हो जाता है कि वाकई में गोंगजू मुझसे लव करता है। वो किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। ये यहाँ पे कह देती है कि अगर मुझे गोंगजू का ट्रीटमेंट करना है तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब वो भी मना नहीं कर पाता। इसके इरादे तो यही थे कि इन दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को मैं अलग कर दूंगी और इसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। गोंगजू तो दिन ब दिन रोमांटिक ही बनता जा रहा होता है। वो अब जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई रोमांटिक सा मोमेंट इंजॉय कर रहा होता है, तो तभी ये सीन ख़राब करने के लिए मुन्ना की एंट्री हो जाती है। वो जानबूझ के नियान की भी फ्रेंड बन गई थी, लेकिन तभी ऊपर से गोंगजू आके उसे रोक देता है कि तुम्हें इसके क्लोज जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो भी कॉमिक इसने राइट की थी वो तो काफ़ी फेमस हो जाती है और इवन कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब बढ़ गई थी। ये अब अपनी किसी फ़ैन इवेंट में ही आई होती है और इवन के मुसलसल राब्ते में भी रहती है। गोंगजू की यहाँ से वापसी पे अचानक ही ये एक इंसिडेंट देती है लिफ्ट के पास, जिसे कि देख के यहाँ पे बेहोशी हो गई थी। अब जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो सामने से गोंगजू बैठा हुआ होता है। उसने तो सोच लिया था कि अब मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ
साथ ही रहूँगा। मुझे तो गार्ड्स पे भी यकीन नहीं रहा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यहीं पे एंट्री होती है मोना की, जो कि अब नियान को देखने के लिए आई थी। जानबूझकर उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। ये सब कुछ देखते हुए गोंगजू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ये लड़की। इसने तो उसे वहाँ से जाने को बोल दिया था। वो भी कह देती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वैसे भी अब बाकी लड़कियों की तरह मुझ में भी इमोशंस है, ऐसे ही खामखा में मुझसे ज़्यादा हेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये सोच रही होती है कि अगर मैंने मोना को गोंगजू का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे रखा है तो क्या ये सही है या नहीं। रात को जैसे ही अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, फ़ौरन से ही गोंगजू को देखने के लिए जाती है, और तभी विंडो से उसकी नज़र पड़ती है कि मोना एक आदमी के साथ खड़ी है और उसके काफ़ी क्लोज भी जा रही है। ये समझती है कि शायद इस वक्त वो किसी और के साथ नहीं बल्कि गोंगजू के साथ ही। आते ही इसने तो उस आदमी को मारना भी स्टार्ट कर दिया था कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो वगैरह वगैरह। फिर थोड़ी देर के बाद में इसे मालूम हो जाता है कि जिस बंदे की इसने पिटाई लगाई है वो तो कोई और है, और ये वाला सीन तो हमारा हीरो दूर से खड़ा देख ही रहा होता है, और वो स्माइल करता है कि क्या ये जेलस फील कर रही थी। उसने तो आज इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया होता है, और ये सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। जाहिर सी बात है, इसकी तो हाँ ही होती है। अब इन्होंने सोच लिया था कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे और अपने बेबी को भी मिलके पाला करेंगे। इसके बाद ही सीधा मोना के पास पहुंचती है कि देखो, अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि तुम बस ऐसे ही मेरी फ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही हो। असल में चाहती यही हो कि मैं और गोंगजू अलग हो जाएं। ये कहती है कि हाँ, वैसे सही गैस लगाया है तुमने। मैं तो बहुत पहले से ही गोंगजू को पसंद करती आई हूँ, और देखना कि मैं ज़रूर तुमसे वो छीन के रहूँगी। रात को ऐसे ही हंस रही होती है कि वाह, बहुत जल्दी मेरी और फिर गोंगजू की शादी हो जाएगी, हमारी फैमिली बन जाएगी। और इसे ऐसे ही स्माइल करते हुए हमारा हीरो भी देख रहा होता है, और साथ ही साथ वो भी खुश होने लगा था। अगले ही लम्हे मोना ने न जाने क्या इसे सेंड कर दिया था कि जिसे देखने के बाद ही हमारे हीरो की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और यही कह रही होती है कि इस मैटर को लेके अगर बात करना चाहते हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाकई में ये मोना के पास पहुंचा हुआ था। वो इधर इसे कोई पिक्चर दिखा रही होती है, और साथ साथ ये भी कहने लगी थी कि अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में नियान की लाइफ को कोई भी मसला ना हो तो यही बेहतर रहेगा कि तुम उसे छोड़ दो और उससे ब्रेकअप कर लो। ये सब कुछ सुनने के बाद ये हमारा हीरो उसकी बात पे अग्री करता है कि ठीक है, जहाँ पे अगर उसकी लाइफ का मैटर है तो मुझे हर हाल में उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये ब्रेकअप तो क्या चीज़ है, अब ये आखिर को क्या मसला है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। ही उसने नियान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि अचानक गोंगजू को पता नहीं हो क्या गया। बाद में आके इसे भी कहने लगी थी कि तुम जितना जल्दी हो सकता है गोंगजू को छोड़ कर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन इसने तो उससे ब्रेकअप करने से मना कर दिया था। ऑफिस में भी जैसे ही उसे देखने के लिए जाती है तो इन दोनों को क्लोज देख के बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। रात को इवन के रोती रोती सो भी जाती है, और तभी ऊपर से हमारा हीरो भी इसे देखने के लिए आ जाता है। वो तो यहाँ पे स्टिल मोना की बातों को ही रिमेंबर करने लगा था, और इवन के मोना ने यह भी कहा था कि जितना जल्दी हो सकता है कि तुम इस पे गिव अप कर दो, यही अब सबके लिए बेहतर हो सकता है। पता नहीं तुम्हारी इलनेस ठीक हो या ना हो। और ये भी सोच लेता है कि ठीक है, अगर ये प्यार से नहीं मानती है तो मुझे दूसरा तरीका भी यूज़ करना पड़ेगा। अगले ही दिन एक एग्रीमेंट लेके जाता है कि तुम्हें इस पे साइन करनी है, हमारा ब्रेकअप कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया था कि मैं ऐसे तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। सो नेक्स्ट ये देखती है कि वॉशरूम में मोना और ये दोनों काफ़ी क्लोज बैठे हुए हैं। अब तो पक्का उसने इसके एग्रीमेंट पे साइन कर दिए थे कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन इसे गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब इनके बच्चे की डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी थी। अब जैसे इसे मालूम होता है कि वाकई में नियान के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा है, डोंगी बेचारा तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था एंड अपने फैसले पे अब पछता रहा होता है कि मैंने नियान को यहाँ से जाने कैसे दिया। इधर ही नियान अपने वही पुराने वाले घर पे ही पहुंच आई होती है अपने असिस्टेंट के थ्रू। मॉम को जैसे ही मालूम होता है कि वाकई में नियान गोंगजू के बच्चे की मां बनने वाली है, ये सुन के अब वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि फाइनली हमारी गोंगजू फैमिली को भी एक वारिस मिलने वाला है। कि शैतानी दिमाग में फिर से एक आइडिया आ चुका था। अब वो क्या है उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलना है। इस साहब ने तो फिर भी नियान पे नज़र रखी हुई होती है। एक्चुअली में इसने हिडन कैमरा
कैमरास उसके घर में पहले से ही इंस्टॉल करवा के रखे हुए थे। आज काम करते करते नियान तो अचानक ही बेहोश होकर ज़मीन पे ही गिर गई थी और तभी डोंगजू इसे देखने के लिए पहुंच आया था। इसे हॉस्पिटल एडमिट करवाता है और डॉक्टर से उसने कह दिया था कि इसे जाके साफ साफ बता देना कि एक्चुअली में हॉस्पिटल में इसने खुद ही कॉल की थी, बल्कि किसी ने इसकी हेल्प नहीं की है। सो जैसा कि उसने बोला था, डॉक्टर ने भी बिल्कुल वही जाके उसे बता दिए होते और ये बस चोरी चोरी ही नियान को देखता रहता है, अभी भी उससे बात करने के लिए नहीं जाता। घर पे आके ही अब बटलर फैंग से यही बात कर रहा होता है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर ली है कि नियान से अब मैंने मज़ीद दूर नहीं रहना है। मैं कल ही जाके उसे हॉस्पिटल से लेके आ जाऊंगा। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया करता है और अगले ही दिन बड़ा रेडी हो के जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो सामने से देखता है कि नियान तो गायब है। अब ये तो अपने गार्ड्स पे ही गुस्सा करने लग जाता है कि तुम लोगों को क्या होश नहीं था कि इतना भी मालूम नहीं कर पाए हो कि नियान को कौन लेके गया। नियान को तो किसी और ने नहीं बल्कि डोंगजी की मॉम ने ही किडनैप किया था। वेल वो तो यही कह रही होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डोंगजू का बच्चा चाहिए, उसके बाद तुम आज़ाद होगी, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, यहाँ भी तुम्हें सारी सहूलियात दी जाएंगी, सो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बेचारी काफ़ी परेशान होकर रह जाती है कि पहले इतने अरसे मैं इसके साइको बेटे के साथ रही हूँ और अब देखो कि उसकी मॉम ने ही मुझे किडनैप करवा लिया। और उसका सारा शक मोना पे जाता है। उस पर भी लाई डिटेक्टर मशीन का यूज़ करके पूछते हैं कि क्या तुमने ही कहीं नियान को किडनैप करवाया तो नहीं है। ये कह देती है कि नहीं मुझे तो मालूम भी नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं अब ये गुस्सा कर जाते हैं कि फिर वो जा कहाँ पे सकती है और उसका कौन सा दुश्मन होगा। मैं बेचारा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है कि अब भी तो मैंने सोचा था कि उसे घर पे लेके आऊँगा, फिर से वो गायब हो गई। फिर तभी अचानक इसे ख्याल आता है कि कहीं मॉम ने तो उसे किडनैप नहीं कर लिया। इधर ये तो अपनी लाइफ बड़ी मज़े की गुजार रही होती है। गार्ड्स हर वक्त इसके सर पे रहते हैं, इसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये भी सीधा पहुंचता है मम्मी के पास कि मुझे सच सच बताएं कि नियान को आपने ही किडनैप करवाया है ना, और उसे कहाँ पे रखा हुआ है मुझे बता दें। मॉम तो बिल्कुल नहीं बताने वाली होती हैं। ये उनके आगे पीछे बहुत फिरते हैं, बट ना वो अपना यहाँ पे प्लान चेंज नहीं करने वाली थी। वैसे भी जानती थी कि ये साइको कहीं का, अगर इसे अपने बेटे का पता चल गया ना तो इसने मुझे कभी भी देना ही नहीं है। सो इसलिए बेहतर यही है कि इसके वहाँ पे पहुँचने से पहले अब नियान का जो बेटा वो मेरे हाथों चढ़ जाए। अब अपनी फैमिली की जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो सारी की सारी चेक करवाता है। स्टिल इसे कोई भी पता नहीं चलता है कि नियान आखिर है तो है कहाँ पे। इधर आज जो डॉक्टर नियान का चेकअप करने के लिए आया था, इसे एक फ़ोटो भी दे के जाता है जिसमें कि सेम टू सेम इसकी शक्ल वाला ही एक लड़का मौजूद था। ये हैरान होती है कि ये आखिर को लड़का है तो है कौन। यार यहाँ पे इससे पहले कि इनके मज़ीद कोई भी बात होती, ऊपर से एक नर्स की एंट्री हो चुकी थी। आज ये डोंगजू से मिलने के लिए उसके डैड आए थे और उन्होंने खामखा में इसकी पिटाई भी लगा दी थी कि तुम एक ऑर्फन गर्ल से लव कैसे कर सकते हो, और इवन कि उससे रिलेशनशिप में आने के बाद उसके बच्चे के बाप भी बनने वाले हो। ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है। वेल मॉम तो इसे देख के परेशान ही हो गई थी। ये कह देता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं ना, तो फाइनली मुझे बता ही दें कि नियान को कहाँ पर छुपा के रखा है, वरना कि मैंने खुद की जान ले लेनी है। वो कहती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो पहले भी अपने एक बेटे को खो चुकी थी, अब नहीं चाहती थी कि दूसरा बेटा भी उनके हाथों से जाए। फिर कह देती हैं कि ठीक है, अगर तुमने मोना के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि नियान कहाँ पे है। मजबूरी में उसे भी उनका कहा मानना पड़ता है। ये फिर से डॉक्टर आके बताने लगा था कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मेरे साथ चलो, लेकिन ये नहीं मानती है। अब वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी। अब हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भेजा हुआ किसी और का नहीं बल्कि चान का होता है। मीन के वो तो मरा ही नहीं था उस प्लेन क्रैश में। वेल यहाँ पे उसने तो अपने नियान को उनके हाथों से आज़ाद करवाने का डिसाइड कर लिया था। इसकी भी डिलीवरी का दिन आ जाता है और उन्हीं डॉक्टर्स में से एक चियान भी शामिल होके आ गया था। इधर जब तक नियान को ढूंढता हुआ ये घर पे पहुंचता है, तब तक उसकी नज़र पड़ती है कि सारे गार्ड्स बेहोश हो चुके हैं और नियान को फिर से यहाँ से कोई ले उड़ा है। इधर चियान तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जैसे ही नियान को होश आता है तो वो उससे अपोलोजाइज भी करने लगा था कि मैं तुम्हारे बेटे को उनके हाथों से नहीं बचा पाया। जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया तब तक शायद कि डोंगजू की मॉम तुम्हारे बेटे को लेके जा चुकी थी। ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उनका वारिस था, उन्होंने एक ना एक दिन तो मुझसे लेके जाना ही था। अब सारी बात का बताता है कि तुम एक्चुअली में कोई भी गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो बल्कि शी ग्रुप की ही वारिस हो।
तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर भी था और तुम भी हॉस्पिटल में जब पैदा हुई थी तभी एक नर्स ने तुम्हें चोरी करके अब जो शिदी की फैमिली थी वहाँ पे उन लोगों को बेच दिया था और तुम्हारी फैमिली को कभी पता भी नहीं चल पाया। जैसे ही न्यूज़ में तुम्हारे भाई ने तुम्हें देखा ना तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी बहन ही है और वो तुम्हारा पता करने के लिए इस कंट्री वापस आया था और बस फिर उसकी और मेरी मुलाकात हो गई। उसने तो यही सोचा था कि वो मुझे भी अपने साथ फ्रांस लेके जाएगा, वो वहाँ पे स्टडी किया करता था। खैर फिर अचानक ही उसका प्लान बदल गया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे रह के तुम्हें ढूंढूं और जब तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो मैं उसे बता दूँ। तो वो मेरी जगह पे उसी प्लेन में ही जाने लगा था, लेकिन अचानक ही वो क्रैश होने की वजह से तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। देखो ना कि उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि वो तुमसे मिलना चाहता था लेकिन बेचारा नहीं मिल पाया। ये सारी बातें सुनने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इवन कि इसे तो उसकी फैमिली का भी पता था कि वो कहाँ पे रहती है वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट ईयर में दिखाया जाता है कि चियान ने इसे इसकी मॉम से मिलवा दिया था। अब जो उनकी कंपनी होती है उसे तो नियान ने ही संभाल लिया होता है और अपनी मम्मी के साथ काफ़ी हैप्पीली टाइम भी इंजॉय करती है। आज अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी। इसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा ज़रूर मुझे मिल जाएगा और अचानक यहाँ पे बैग हग इसे गोंगजू कर देता है। उसे देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह गई थी। उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम तो मोना से शादी करने वाली हो ना, तो फिर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वो कह देता है कि जो तुमने सुना है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये तो इसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली गई थी। इधर ये बटलर फ्रैंक कह रहे होते हैं कि तुम्हें उसे सारी असलियत का बता देना चाहिए ना कि कितना आपने उसे ढूंढा था और इवन कि उसकी खातिर अपने डैड से मार भी खाई। ये कहता है कि नहीं अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त फिर से उसके पास पहुंचा हुआ होता है और इसे देख के अब की बार तो नियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो बड़ी ही तेज़ गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देती है कि ठीक है आज के दिन ही हम दोनों मर जाएं तो अच्छा है ना कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये उसे रोकता ही रह गया था लेकिन वो नहीं रुकती और इसी बीच ही इनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ही अब हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। नियान को तो चोट नहीं लगी थी लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत कंडीशन ख़राब भी होती है। बटलर फ्रैंक से अब मज़ीद रहा नहीं जाता। वो इसे सारी बात का बता देते हैं कि कैसे आपको इसने ढूंढने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश की थी। इवन के डैड से भी मार खा बैठे कि वो आप जैसी लड़की के साथ डेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ही ये थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि मेरी वजह से इसे भी तो कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े हैं। तभी ऊपर से मोना की एंट्री हो जाती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी और गोंगजू की शादी होने वाली है, सो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कह देती है कि देखो गलत समझने की ज़रूरत नहीं है और हाँ मैं इसे कोई सीड्यूस वगैरह करने नहीं आई थी बल्कि यही मुझे चेस करने पे तुला हुआ है। और ये सब कहने के बाद ही वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट जैसे ही वर्क से वापस आ रही होती है तो अचानक ही देखती है कि यहाँ पे तो इसके आने का डोंगजू वेट कर रहा था। यही कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी और तुम मुझे हॉस्पिटल देखने के लिए भी नहीं आई हो और फ़ौरन से इसे हक कर लेता है। वो तो यही जानना चाहती थी कि तुमने खुद ही तो मुझसे ब्रेकअप किया था, अब दोबारा से मेरी लाइफ में क्यों एंटर होना चाहते हो। डोंगजू से उसकी बेरुखी मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती है। वो उसे एक फ़ोटो ही दिखाने के साथ साथ बता रहा होता है कि जब मेरा भाई फ्रांस में स्टडी करने के लिए गया था वहीं पे शायद तुम्हारा भाई भी उसे मिल गया शाओजू। अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और तभी मेरे भाई की डेथ भी हो गई। इसके बारे में मुझे भी रिसेंटली ही मालूम हुआ था और वो भी मोना के थ्रू। अब अगर मेरे डैड को पता चला कि जब उसकी डेथ हुई है आई मीन कि मेरे भाई की, तब वो तुम्हारे भाई के साथ डेट वगैरह कर रहा था तो जाहिर सी बात है तुम्हारी फैमिली को भी ख़तरा हो सकता था और इवन कि हो सकता है कि वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करते। बस इसी वजह से ही मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड किया था कि ऐसे ही खामखा में डैड तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वरना और तो कोई बात नहीं थी। वो तो जानबूझ के ही मैं मोना के साथ था ताकि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। अब मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और वैसे भी डैड को तो कभी खबर मिलेगी ही नहीं कि एक्चुअली में तब हुआ तो हुआ क्या था, मीन कि मेरे भाई की डेथ कैसे हुई थी। ये तो अभी भी मना कर देती है कि नहीं अब अगर तुम्हारी लाइफ में मोना आ रही है तो उसे आने दो, और ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है और इसके जाने के बाद ये तो बेहोश ही हो गया था। नेक्स्ट ही अब हमें गोंगजू को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। इधर इसे न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि अब जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो यही कहता है कि ये तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम करता हूँ। ये सुन के रिपोर्टर्स इस पे धावा बोल देते हैं कि क्या अभी भी आपके बीच और डोंगजू के बीच कुछ है। तो ये कह देती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। यहीं पे इसकी फ्रेंड भी सबको कहने लगी थी कि एक्चुअली में नियान की लाइफ में अब कोई और पर्सन आ चुका है, तो इसलिए मज़ीद तंग मत कीजिए।
और तभी इसे चियान मिलने के लिए आ गया था। उसने भी वो न्यूज़ देख ली थी। वो समझ रहा होता है कि शायद कहीं ये फिर से मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है, तभी इसने रिपोर्टर्स के सामने वो वाली बात कह दी होनी है। रात को ही मोना इनको अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी कि मेरी शादी में ज़रूर आना, लेकिन नेक्स्ट डे ही इसके जब आंख खुलती है तो ख़ुद को फिर से किडनैप देख के, बंधा हुआ देख के तो हैरान ही रह जाती है कि अब की बार मुझे यहाँ पे कौन लेके के आया। वेल तभी ऊपर से गोंगचू की एंट्री हो जाती है, जो कि कह रहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, सो क्यों ना हम दोनों डील करते हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ में आ गई तो मैं तुम्हें हर तरह की खुशियाँ दूंगा। सो आज मोना की जगह पे तुम्हें मुझसे शादी करो। वो भी मान ही जाती है। इधर मोना तैयार होके बस ग्रूम के आने का ही वेट कर रही होती है और तभी एंट्री होती है नियान और डोंगजू की, जिन्हें के देखने के बाद सभी एकदम सरप्राइज रह गए थे। मोना की फैमिली तो अपनी बेटी को लेती हुई वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे डोंगजू को तो किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि अगर मेरी फैमिली मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, मैं तो जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करके रहूँगा। वेल यहाँ पे फाइनली ये दोनों अब मैरिड कपल बन चुके होते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि हनीमून मनाने के बाद दोनों अब अपने कंट्री वापस आ चुके थे, साथ में काफ़ी खुश होते हैं। निहान की मॉम को भी खुशी होती है कि चलो फाइनली इसे अपना लाइफ पार्टनर अच्छा सा मिल ही गया। यहीं पे हमारी नज़र शिदी पे भी पड़ जाती है, जो कि पास्ट में इसने उसके साथ बुरा किया था। यहाँ पे निहान से अपोलोजाइज कर रही होती है, लेकिन निहान भी अब ढीठ बन चुकी थी, इसे माफ़ नहीं करती है कि तुमने भी कौन सा मेरे साथ अच्छा किया था। दिन ब दिन ही डोंगजू की हालत तो ख़राब ही होती जा रही होती है। वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ही नहीं पाता और इवन के स्पेशली नियान को लेके उसे लेके इतना ज़्यादा पॉजेसिव बनता जा रहा होता है कि कोई भी अगर इसे टच करे भी सही गलती से तो ये तो बस उसकी ही दुर्गत बना देता है। वेल बहुत जल्दी अब इसकी बर्थडे आने वाली थी, तो तभी अब बटलर फ्रैंक के साथ मिलकर नियान ने उसे सरप्राइज़ देने का डिसाइड कर लिया था। अब जो पेंटिंग इसने डोंगजू को देनी थी वो तो पहले उसकी उस पर नज़र पड़ चुकी होती है। ये अपसेट हो जाती है कि मैंने तो ये तुम्हें सरप्राइज़ देना था। वो कह देता है कि अरे कोई बात नहीं है, बर्थडे वाले दिन फिर से मुझे दे देना और मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा जैसे कि वाकई में मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। दूसरी तरफ ही अब हमें चियान को ही दिखाया जाता है, उसे भी गोंगजू की बर्थडे में आने का इनविटेशन कार्ड मिल चुका था। पर यहाँ पे वो तो कोई घटिया प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं तो उन्हें ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि सारी ज़िंदगी वो लोग याद रखेंगे। इधर फाइनली इसकी बर्थडे का दिन आ चुका होता है। इसके बार बार कहने पे तो उसने फिर अपनी मॉम को भी अपनी बर्थडे में बुलवा लिया था। यहाँ पे पूछती भी है कि आखिर को मेरा बेटा आपने कहाँ पे रखा हुआ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मॉम तो नियान की बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। मोना को देख के इसका तो पारा हाई हो जाता है कि तुम इधर क्या कर रही हो, मैंने तो मना किया था ना कि आइंदा के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। तो मोना कह देती है कि तुम्हारी मॉम ही मुझे लेके आई है, मैं खुद थोड़ी ना जानबूझ के आई हूँ। इधर ही मॉम ऐसे ही खामखा में बेचारी नियान की मॉम के साथ ही बहस करना स्टार्ट कर देती हैं। ये बड़ी मुश्किल से मॉम को समझा बुझा के वहाँ से भेजती है, तो मॉम भी कहती हैं कि ओह तो तुम्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पेशेंस है, ठीक है अभी मैं पता कर लेती हूँ कि कितनी है। वो अपनी हाई हील्स इसके पाँव पे मार देती हैं कि चलो देखते हैं कि तुम चीख के चिल्लाती हो कि नहीं, लेकिन वो चुप करके ये सब बर्दाश्त कर लेती है। अब जैसे ही इसे पता चला था कि कैसे आज इसकी मॉम ने नियान की मॉम के साथ बदतमीज़ी की है, तो वो उन्हें फ़ौरन से ही वहाँ से जाने के लिए बोल देता है कि मैं तो यही चाहता था कि आप यहाँ पे आती ही ना, लेकिन बार बार मुझे नियान ने ही फोर्स किया था कि नहीं ऐसे फैमिली को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सो इसलिए मैंने आपको भी बुलवा लिया। लेकिन देखें अपने रवैया तो चेक करें ना इनके साथ। अब जैसे उसे मालूम होता है कि इसके पाँव पे चोट लगी है, हैरान कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन निहान आगे से कोई एक्सक्यूज़ बना लेती है। वो अब इसकी चोट पे मेडिसिन ही लगाने लगा था। थोड़ी देर के बाद ही मॉम रोती हुई इनके पास आती हैं कि निहान तुम्हारे डैड को किसी ने किडनैप कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन से ही घर पे आके चियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई खबर है। हालांकि डैड को किडनैप तो चियान नहीं किया था, यही तो उसका घटिया प्लान था, लेकिन सबके सामने ऐसे मासूम बनने का नाटक करता है कि जैसे कि उसे कुछ खबर ही ना हो। वेल यहाँ पे ये अब उन्हें ढूंढने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बस हर हाल में हमें वो मिल ही जाए। और अगले दिन फिर से एक बैड न्यूज़ मिलती है। मीन के गोंगजू का भाई और नियान का भाई जो कि दोनों गए थे, इनके रिलेशनशिप की किसी ने न्यूज़ छाप दी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद ही इनकी हालत ख़राब, स्पेशली के गोंगजू की कि ओ नो अगर डैड ने ये देख लिया पता नहीं वो नियान की फैमिली के साथ क्या से क्या कर दें। ऊपर से कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अब इसे कहता है कि मेरे पीछे से अपना ख्याल रखना, मैं बस
थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा एंड देन अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ही जाने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि अब उसकी कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा चियान ने मोना के साथ मिलकर ही करवाया था। अब की बार ये न्यूज़ हेडलाइंस बन चुकी थी कि एक्चुअली में गोंगजू एक साइको है, जिसकी वजह से के सारे बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। ये बेचारा परेशान होकर रह गया था कि अब मेरे साथ क्या बनेगा। वेल यहाँ पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने इनकी कंपनी से रिज़ाइन ही कर दिया था कि हम किसी साइको के यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसे ही घबरा तो वो बाहर जा रहा होता है, तो तभी अचानक इसकी नज़र एक गाड़ी पे पड़ती है। इसने भी अब उसमें बैठने का डिसाइड कर लिया था। अब बटलर फैंग आके से बताते हैं कि पता नहीं गोंगजू कहाँ पे चला गया। हम उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसका तो कोई अता पता मालूम हो ही नहीं रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ही कुछ गार्ड्स न्यान के पास पहुंचते हैं कि हमने आपके डैड को बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन अब तो बस उनकी डेड बॉडी ही मिली है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं। ये बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही घर पे मॉम को देखने के लिए आती है तो आगे से चान बताता है कि तुम्हारी मॉम ने खुदकुशी कर दिया। उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि उनके हस्बैंड मर चुके हैं तो इसलिए उन्होंने भी जाके खुद की जान ले ली। और देखो मैं तो उन्हें बस रोकता ही रह गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। अब तो इसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि हर मामले के पीछे जाने क्यों पाया जाता है। ज़रूर इसने ही उनको मारने की कोशिश की होनी है। उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसे भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसकी सेफ्टी के लिए जो भी पिस्टल इसे डोंगजू ने दिया था इन्हें संभाल के रखा हुआ होता है। और बस से यहाँ पे शीदी से पूछने लगी थी कि मुझे सच सच बता दो कि क्या सच में ही चियान का हाथ है ना इस सब के पीछे। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल उसने ही सारी प्लानिंग की थी। वेल उन सबको मारने के बाद ही ये तो बहुत खुश लग रहा होता है। मीन के इसे ज़रा भी गिल्ट फील होता ही नहीं है। ये इस बेचारी को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। जो भी डोंगजू ने इसे रिंग्स दी हुई थी वो सारी की सारी फेंक देता है। फिर कहता भी है कि खाना खा लो, लेकिन ये नहीं खाती है। वेल थोड़ी देर के बाद इसे मालूम होता है कि बटलर फैंग अपने आदमी को लेके आ चुके हैं। उसे कहता है कि चलो मेरे साथ यहाँ से भाग चलो, लेकिन वो नहीं जाने वाली होती। अब इसे तो अपनी जान बचानी ही थी, इसलिए फिर वहाँ से चला जाता है। बटलर फैंग ने इसे उसके हत्थों से बचा ही लिया था। नेक्स्ट डे हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कंपनीज को संभालने में बटलर फैंगिस की हेल्प करते हैं। मीन के दोनों बहन भाई बन चुके थे। वेल ये अपने बेटे से मिलने के लिए अक्सर ही अब्रॉड आया करती है। और इसका बेटा हॉली तो अब तकरीबन 4 साल का ही हो चुका था। काफ़ी क्यूट सा होता है। वेल यहाँ पे मॉम इससे अपने बेटे को लेके ही बात कर रही होती है कि इतना अरसा गुजर चुका है, गोंगजू का कोई पता नहीं चला है। उन्होंने इसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। ये कह रही होती हैं कि कल न्यूज़ में हमें फाइंड ये बता देना चाहिए कि वो मर चुका है। ये कहती है कि नहीं, अब ये सब डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि डोंगजू जिंदा है और वो ज़रूर एक दिन हमारे पास वापस आएगा। इस बार वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे को चाइना वापस ले जाती हूँ। और यहाँ पे इवन के इसका बेटा हॉली भी कहता है कि हाँ मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही उसकी ग्रैंड माँ इजाज़त देती हैं तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था एंड देन उन्हें थैंक यू भी बोलने लगता है। ये भी अब अपने बेटे को लेके फाइनली चाइना वापस आ जाती है। और यहाँ पे हमें इतना भी पता चलता है कि इसने अपनी एक आर्ट गैलरी भी ओपन की हुई है। और अक्सर ही कोई मिस्टीरियस सा गाय मिस्टर वाई इससे अपनी कुछ आर्ट्स वगैरह ही लिया करता है। और ये खुश होती है कि चलो हमेशा ही वो मुझे सपोर्ट तो करते आए, लेकिन आज तक मिस्टर वाई ने इसे अपना चेहरा दिखाया ही नहीं था। अगले ही दिन यहाँ पे अचानक ही डोंगजू की एंट्री हो जाती है, जिसे कि देख के सारा मीडिया तो एकदम सरप्राइज से रह गया था कि इसका मतलब है कि वो वाकई में ज़िंदा है, मरे नहीं थे। ये अपने बेटे से कहती है कि आप ऐसा करो, अंकल फैंग के साथ घर चले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आपके डैड के साथ मिलके आ जाऊंगी। उसका कंपनी में बैठा वेट करती रहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो घर जा चुके हैं। और तभी गार्ड्स इसे भी लेने के लिए आ गए थे। ये जैसे ही घर पहुंचती है तो फ़ौरन से उसे हक कर लेती है कि मैंने तुम्हारे आने का बहुत वेट किया था। ये भी पूछती है कि 4 साल तुम कहाँ पे रहे हो, लेकिन वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। अगले ही दिन इससे मिलने के लिए आर्ट गैलरी में डोंगजू की एंट्री होती है। वो तो आते यही कहने लगा था कि तुम इतनी सी छोटी सी शॉप में ये वाला काम क्यों करती हो, कोई बड़ा सा बिजनेस करो। और वैसे भी तुम्हें अब अपने बैकग्राउंड का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम एनी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हो। ये सुनने के बाद ही ये तो एकदम शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या कह रहे हो तुम।
खैर उसने तो अभी से फाइनली डिवोर्स लेने का सोच ही लिया था कि मुझे लगता है कि जब से तुम वापस आए हो ना बहुत ज़्यादा बदल गए हो। मतलब कि पहले तुम्हें बैकग्राउंड का इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे लेके काफ़ी पॉजेसिव थे, किसी को टच भी नहीं करने देते थे, और अब देखो ना जेलिस होते हो और इवन कि मुझसे भी दूर दूर रहते हो और अपने बेटे से भी इतना दूर रहते हो कि तुम्हारे पास तो अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही चाहते हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी एंड देन वहाँ से चली जाती है। ये चाहती थी कि अपने बेटे की कस्टडी बस डिवोर्स के बाद मुझे ही मिले, और यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए मिस्टर वाई ने अपने कुछ आदमियों को भेज दिया था। और जब वो इस बारे में बता रहे होते और साथ ही साथ इसके लिए गिफ्ट भी लाए थे जो कि मिस्टर वाई ने भेजा था, ये काफ़ी खुश होती है कि वो मिस्टीरियस पर्सन आखिर हैं तो हैं कौन, मैं ज़रूर एक दफ़ा उनसे मिलना चाहूँगी। आज ही हॉली को उसके डैड ने मिलने के लिए बुलाया था। नियान भी मना नहीं करती है कि चलो इसके साथ वक्त गुजारना चाहता है तो गुजार ले। फिर यहाँ पे दोनों मिलके खाना खाते हैं। इवन कि वो तो हॉली का बहुत अच्छा ख्याल रखने लगा था। यहाँ पे वो अपने डैड से पूछ लेता है कि क्या वाकई में आप मॉम से डिवोर्स ले लेंगे। ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसे ही उसे कह दिया था, वरना मैं भला नियान को छोड़ने का कैसे सोच सकता हूँ। और ऐसे ही स्टडी टेबल में से इसे कुछ कागजात मिलते हैं जिसे कि देखने के बाद इसे अंदाज़ा हो जाता है कि आज से 4 साल पहले ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए ही मोना के पास गया था। और वाकई में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली जो इसे इलनेस थी उस पर इसने काबू पा लिया है। ये सब कुछ देखने के बाद ही ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसे हक भी कर लेती है। अब उसने तो ये भी पढ़ा था कि इसे कितना ज़्यादा टॉर्चर भी बर्दाश्त करना पड़ा था, अब वो तो इसे कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट इसकी आर्ट गैलरी में अब मिस्टर वाई से मिलने के लिए आते हैं। अब ये कौन है उसके बारे में तो मैं आपको एंड पे ही बताऊंगी। यहाँ पर नेक्स्ट ही इन्हें ये बुरी न्यूज़ मिलती है कि इनके बेटे हॉली को किसने किडनैप कर लिया। और यही वाली वीडियो उस किडनैपर ने डोंगजू को भी सेंड की थी। ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसके बताए पते पे आ गए थे, लेकिन वो साहब तो अपने एक शर्त रखते हैं कि आज की रात इस घर में आप लोगों को एक साथ में ही स्पेंड करनी पड़ेगी। सो अगले दिन ही आपका बेटा आपको मिल जाएगा। ये भी कहते हैं कि चलो ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई बैड इंटेंशंस ना हो, बस एक रात ही तो है, हम यहाँ पे बिता लेंगे। और अब हमें मालूम होता है कि एक्चुअली में हॉली को किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर वाई ने ही किडनैप किया था। वो तो उसके साथ मिलके बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर रात को अपने हाथों से ही पहली दफ़ा वो इसके लिए खाना बनाता है और ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। दोनों मिलके ही डिनर करते हैं। अगले दिन जैसे ही वो मिस्टर वाई के बताए पते पे आए थे तो वहीं पे उनकी मुलाकात फाइनली अपने बेटे से हो जाती है, जिसे देख के ये दोनों ही काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। यहीं पे ही हमें मिस्टर वाई को दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर वाई कोई और नहीं बल्कि गोंगजू का ही बड़ा भाई है। मीन के जो उसके मरने की न्यूज़ फैली थी वो बिल्कुल ही गलत थी। हाँ, वो गे थे। यहाँ पे जब से ही इन्हें पता चला था कि शीजू मीन के जो नियान का भाई था वो मर गया, उसे काफ़ी मिस भी किया करते हैं। अब नियान का ख्याल रखना और अपने भाई का ख्याल रखना वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझते हैं। पर अभी भी अपनी इस आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं बस ऐसे ही चोरी चोरी इस छोटी सी फैमिली का ही ख्याल रखूँगा और इनको हमेशा ही प्रोटेक्ट करता रहूँगा। इन्हें ऐसे ही खुश देख के फिर वो भी खुश हो जाते हैं एंड देन फ़ौरन से ही वहाँ से चले ही गए थे। ये तो फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी होती है और साथ में काफ़ी खुश भी लग रही थी। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।